नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास, जिसमें लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल पढ़े थे। अब हम उसे आगे सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड पर रहा कि चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब n विद डिजिट 0 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जैसे सपोज करो मैंने एक नंबर लिखा 30, 40, 400, 600, 120, 190। तो देखो लास्ट में जो n डिजिट है हमें कौन सा देखना है? n डिजिट देखना है। यहां पर भी 0 आ रहा है, 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 यहां पर भी 0 आ रहा है। तो 0 अगर आ रहा है किसी भी नंबर में, लास्ट डिजिट अगर 0 आ रहा है तो उसको पहचानने का तरीका क्या हो सकता है? हम ये सब कह सकते हैं कि 30 जो है 10 से डिवाइड हो रहा है, 40 है वो भी 10 से डिवाइड हो रहा है, 400 है वो भी 10 से डिवाइड हो रहा है, 600 है वो भी 10 से डिवाइड हो रहा है, 120 है वो भी 10 से डिवाइड हो रहा है, 190 है वो भी 10 से डिवाइड हो रहा है। ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो जिसके लास्ट में एक डिजिट 0 आ रहा है, लास्ट का एक डिजिट जिसको यूनिट प्लेस हम कहते हैं, वो 0 आ रहा है, तो कंफर्म होगा उसमें जो कॉमन चीज होगी वो यही होगी कि वो 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, 100 से डिवाइड के लिए तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें 2 डिजिट 0 आने चाहिए, लेकिन हमें तो सिर्फ लास्ट डिजिट बोला है, इसलिए हम यहाँ 10 की बात कर रहे हैं। कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होता है तो उसके 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 into 5। तो इसका मीनिंग ये होगा कि कोई भी नंबर है अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5 है तो वो उसके लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, वापिस से मैं इस चीज को समझा रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया किसी को तो फिर से हम समझेंगे कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसका मीनिंग ये होगा कि वो 10 से डिवाइड होगा। अगर वो 10 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब उसका एक फैक्टर 2 और 5 भी है। उसका एक फैक्टर क्यों? जैसे 30 है तो 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 into 10, तो ये हो जाएगा 3 into 2 into 5। तो देखो यहाँ पर 2 into 5 आया। उसी तरीके से अगर मैं 40 की बात करूं तो ये हो जाएगा 4 into 2 into 5। उसी तरीके से देखो यहाँ पे 2 into 5 है। ठीक है, उसी तरीके से अगर सपोज करो आप 120 की बात करोगे तो 120 इक्वल टू क्या होता है? 12 into 10, यानी 12 into 2 into 5। किसी भी तरीके से यहाँ पर 2 into 5 आपका एक नंबर है जो कि आना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आया आप सभी को कि कोई भी नंबर का अगर n डिजिट अगर 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड होना चाहिए, और 10 से डिवाइड होने की कंडीशन ये होती है कि उसके फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात करिए 6 की जो कहा गया है वो क्या कहा गया है? 6 की पावर n। अभी हम ये नहीं मानते कि 6 की कोई भी पावर है, हम ये 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो 6 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 into 3। अब ये n का मतलब क्या होता है? देखो 6 की पावर 1 होगी यानी 6 होगा, 6 की पावर 2 होगी यानी 36 होगा, 6 की पावर 3 होगी यानी 216 होगा। तो कोई भी आप नंबर ले लो, तो 6 की पावर 6 अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 into 3। तो 6 की पावर 36 है यानी 6 की पावर 2 है यानी 2 into 3 की पावर 2। इस तरीके से आप लिख सकते हो ना, समझ में आया? क्योंकि 36 का मतलब क्या होता है? 6 की पावर 2 बार, 6 की पावर 2 बार मतलब 6 का फैक्टराइजेशन होता है 2 into 3, और 6 की जगह पर हमने 2 into 3 लिख दिया और पावर 2 जो था एज इट इज। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो देखो 2 की पावर 2 into 3 की पावर 2 तो 4 और यहाँ 9 यानी 36 आ गया। इस तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हो। मतलब मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे आप किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। 216 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 यानी 6 का फैक्टराइजेशन होता है 2 into 3 और यहाँ आ जाएगा 3। क्लियर है? तो सब में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 2 और 3। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था? 2 and 5। हमें क्या चाहिए था? 2 and 5। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट हमें 0 लानी है। 0 लाने के लिए वो 10 से डिवाइड होना चाहिए, और 10 से डिवाइड होने के लिए उसका फैक्टर क्या होना चाहिए? 2 into 5। लेकिन यहाँ तो हमने 3 डिजिट्स को देख, 3 नंबर्स को देख लिया, लेकिन किसी में भी 2 into 5 नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है मतलब 6n जो होता है वो कभी भी आपका 2 से डिवाइड 0 से एंड नहीं हो सकता। 6 की पावर n, चाहे कोई भी नंबर आप ले लो, 6 की पावर n की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी नंबर आप ले लो, लेकिन वो कभी भी 0 से एंड नहीं होंगे, क्योंकि 6 के
जो भी आप 6 का पावर करते हैं उसमें हर जगह पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 into 3, 2 into 3 आ रहा है, इसलिए वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे से वापस इसे देख लें। तो आपको यहाँ पर आपको बताया पूछा गया है कि ये जो दो नंबर्स आपको दिए कंपोजिट नंबर्स है, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में हमने सीखा था कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर तब हो सकता है जब वो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो। अपने आप से और 1 से डिवाइड हो तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो, ये एक आपका नंबर पोर्शन हो गया और एक ये पोर्शन हो गया, ठीक है। जब तक कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में रहते हैं तब तक उसे एक ही पार्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो अब इनमें से ये एक पार्ट और ये एक पार्ट कॉमन क्या निकल रहा है? 13 कॉमन निकल रहा है। तो 13 अगर आप कॉमन निकाल लेते हो तो यहाँ बच जाता है 7 into 11 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 into 11 से 77, 77 प्लस 1, ठीक है। तो 13 78, ठीक है। 13 into अगर आप 78 का फैक्टराइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा 13 into 6, तो 13 की पावर 2 into 2 into 3। देखो, अगर मान लो ये प्राइम नंबर तब होता जब ये किसी एक नंबर से ही डिवाइड होता, सिर्फ यहाँ पर कोई एक ही नंबर आता, मतलब यहाँ पर 13 की वैल्यू ही आती, यहाँ भी 13 होता, यहाँ भी 13 होता, तब ये क्या हो जाता? प्राइम नंबर हो जाता। क्यों? क्योंकि वो एक ही नंबर से डिवाइड होता। लेकिन यहाँ तो आप देख सकते हो कि 13 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, मतलब ये जो आपका पूरा नंबर है ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर में तो आपको क्या कंडीशन थी कि आपका एक 1 और किसी अपने आप से ही वो डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो और भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, और भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसे आप प्राइम नंबर नहीं कहोगे, ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सेम मेथड इस क्वेश्चन में भी लगाएंगे। यहाँ पर देखो 7 6 5 4 3 2 1 ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा का पूरा एक पार्ट काउंट होगा, प्लस के बाद जो भी होगा ये आपका एक पार्ट काउंट होगा। किसी भी इक्वेशन की आप बात करते हो तो जब तक मल्टीप्लिकेशन होता है तब तक वो नंबर आपका एक ही पार्ट काउंट होता है। जैसे ही प्लस या माइनस के बाद कोई और नंबर आता है वैसे ही वो दूसरा पार्ट काउंट हो जाता है। तो आप यहाँ से कॉमन निकालोगे 5 आपने कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस, ठीक है, 5 into 7 6 42। अब इसको सॉल्व कर लो, 7 6 42, 4 दिया 12 2 24, ठीक है, प्लस 1। अब ये अभी मैंने आपको सिखाया था, वापस से एक बार बता देता हूं, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं अलग से इसका एक डेडिकेटेड क्लास लूंगा जिसमें आपको मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 8, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी वैल्यूज आती है उनको ऐड कर देते हैं, 4 4 16, 2 2 4, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 20, और यहाँ आ जाएगा 4 2 8 प्लस 2 10, तो ये हो जाएगा 1008 प्लस 5, ठीक है, सॉरी इनटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो 1008 के टेबल में भी आ रहा है, ये 5 के टेबल में भी आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसको आप आगे सॉल्व करना चाहते हो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 40 0 और 5, ठीक है। तो अब 40 आ रहा है, मतलब ये 10 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। प्राइम नंबर होने के लिए तो सिर्फ एक नंबर वो खुद और दूसरा 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ये 5040 तो 5 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, फिर क्या नाम है 10 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे नंबर से डिवाइड होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको कहा गया है कि एक सर्कुलर पाथ है इस तरीके से, और दो प्लेयर हैं सोनिया और रवि, दो प्लेयर हैं सोनिया और रवि, दोनों किसी एक फिक्स पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। अब सोनिया को ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने में लग रहा है 18 मिनट। कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट। और वही रवि को ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने में लग रहा है 12 मिनट। अब आपको ये कहा गया है कि कौन से टाइम पर अगर ये दौड़ना यहां से स्टार्ट करें तो किस टाइम पर वो दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है, किस टाइम पर वो ये दोनों एक साथ मिलेंगे। तो क्वेश्चन आपको यही बताया गया है।
तो आपको बोला गया है कि इस पॉइंट पर ये दोनों कब एक दूसरे के साथ मिलेंगे। भाई सोनिया यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करी, रवि ने भी दौड़ना यहाँ से स्टार्ट किया, तो रवि को 12 मिनट लग रहा है, इसका मतलब वो जल्दी ही इस सर्कल को कंप्लीट कर लेता है। सोनिया को टाइम लग रहा है, मतलब उसकी स्पीड स्लो है, ठीक है। तो ये 12 मिनट के बाद यहाँ पर आएगा और ये 18 मिनट के बाद यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो वापस कौन से टाइम पर ये दोनों इस पोजीशन पर वापस मिलेंगे, कौन सा ऐसा टाइम होगा जिस पर ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो बेहतरीन तरीका होता है वो क्या होता है, जब यहाँ पर बस आपको इतना ही पता चलना चाहिए कि आपको एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है। अगर आपको ये पता चल जाता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बाकी सारे क्वेश्चन से इजी हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स में सिर्फ इतनी ही बात होती है कि आपको समझ में आना चाहिए करना क्या है, अगर समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन आपके बहुत इजी होते हैं। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ इसमें से फाइंड करना है, कौन इसमें डाउट बच्चों को होता है, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप ये सोचें कि ये दोनों जब दोबारा आपस में मिलेंगे तो वो जो आंसर आएगा, वो जो टाइम आएगा, वो 12 और 18 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, ठीक है। अब देखो इसको एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लग रहे हैं, इसको 18 मिनट लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली इससे पहले तो वो मिल ही नहीं सकते भाई। 18 मिनट तक तो ये यहीं पर आएगी, ये 12 मिनट में मान लो एक राउंड कंप्लीट करके दूसरे राउंड पे यहां तक आ चुका है, क्लियर है ये चीज। तो ये 18 मिनट में यहीं पर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली 18 मिनट से ज्यादा समय भी तो लगेगा। तो एलसीएम ऐसे समय यूज किया जाता है जब आपकी आंसर दोनों नंबर से बड़ा आ रहा है, जब आपका आंसर दोनों नंबर से बड़ा आ रहा होगा तब आप एलसीएम यूज करोगे, अगर छोटा आ रहा होगा तो आप क्या करोगे, एचसीएफ यूज करोगे, अगर छोटा आएगा तो आप एचसीएफ यूज करोगे। तो देखो तो यहां पर क्या आएगा भाई, पहला राउंड जैसे देखो रवि ने पहला राउंड कंप्लीट किया 12 मिनट में, दूसरा राउंड उसका कंप्लीट होगा 24 मिनट में, तीसरा राउंड होगा उसका 36 मिनट में, चौथा राउंड होगा उसका 48 मिनट में, और उसके बाद 60 मिनट में, ठीक है, फिर 72 मिनट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक है। अगर मैं बात करूं सोनिया, ये रवि की बात हो रही है, और सोनिया की अगर हम बात करें तो सोनिया का जो पहला राउंड होगा वो 18 मिनट में कंप्लीट होगा। पहला राउंड मतलब एक राउंड कंप्लीट उसका 18 मिनट में, दो राउंड हो जाएंगे 36 मिनट में, तीन राउंड हो जाएंगे 54 मिनट में, ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बोला है कि कौन सा ऐसा टाइम है जब दोनों एक दूसरे को वापस मिलेंगे, ठीक है। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, मतलब रवि 3 राउंड कंप्लीट करेगा और सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करके वापस जब यहाँ पर देखो सोनिया 1 राउंड कंप्लीट किया, फिर दूसरा राउंड जब कंप्लीट करेगी तो उसे यहाँ पहुंचने में 36 मिनट लगेंगे, वही राहुल को यहाँ सॉरी रवि को यहाँ पहुंचने में लगभग 36 मिनट लगेंगे, लेकिन ये 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। तो ये 3 राउंड और ये 2 राउंड के बाद एक दूसरे को वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है। तो ऑब्वियसली 36 आपका 18 और 12 से बड़ा आ रहा है, और बड़ा जब भी आता है तो आप एलसीएम फाइंड करोगे। तो ये तो मैंने एक बेसिक तरीका बता दिया। अब बाकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से जैसे बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है आप लोगों ने, वैसे ही इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि 12 हां और देन 18, तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 6 2 3 3 1, 18 का हो जाएगा आपका 2 9 3 3 एंड 3 1, ठीक है। अब 12 को आप लिख लोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 into 3, और 18 को आप लिखोगे 2 into 3 की पावर 2। तो एलसीएम ऑफ 12 और 18 ये लिखना बहुत कंपलसरी होता है, ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एलसीएम लिख दो, ठीक। 10th में हो आप तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 तो ये 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 यानी 36 आपका आंसर। ये तो हमारा बेसिक तरीका जो हम जनरली करते आए हैं। मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, समझना है, ठीक है। आपको हमेशा जब ये कंफ्यूजन होता है कि एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है, तो सिंपल एक लॉजिक लगाना है कि आपका जो आंसर फाइनल आंसर आएगा वो आपका आंसर बड़ा आएगा या छोटा आएगा, ठीक है। जैसे अगर सपोज करो मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं कि आपको ये बोला जाए कि 500 स्टूडेंट है हमारे पास, 500 स्टूडेंट है और उनको रोज में लगाना है। जैसे स्कूल में आप प्रेयर में जो प्रार्थना करते हो तो आपको बोला गया कि आपको उनको 10 रोज में लगाना है, 10 लाइन में लगाना है, ठीक है। तो कितने आपके जो लाइंस बनेंगी, तो ऑब्वियसली 500 बच्चे तो 500 लाइन तो नहीं बनेंगी, 500 से ज्यादा भी नहीं बनेंगी, 500 से कम ही बनेंगी, सीधी सी बात है, समझ आया।
क्यों? क्योंकि 500 बच्चे 500 लाइन तब बनेंगी जब एक एक बच्चा एक एक लाइन में खड़ा रहेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। आप स्कूल में जब प्रेयर करते हो तो एक बच्चे के पीछे बहुत सारे बच्चे होते हैं, फिर दूसरी लाइन होती है, फिर तीसरी लाइन होती है, मान लो 50 बच्चे हैं एक लाइन में, फिर दूसरी लाइन में 50 बच्चे हैं, तीसरी लाइन में 50 बच्चे हैं, तो टोटली 10 लाइन बनेंगी। क्लियर है जी? तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपका फाइनल आंसर जो आपके क्वेश्चन गिवन है उससे छोटा आ रहा है, तब आप एचसीएफ फाइंड करोगे। और ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको आंसर देगा, ऐसा लगेगा कि आंसर जो है आपका फाइनल नंबर से बड़ा आएगा, तब आप क्या करोगे? एलसीएम फाइंड करोगे। तो ये एक बेसिक और सिंपलेस्ट तरीका है इस चीज को पहचानने का। तो और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आपकी जो आप जो प्रैक्टिस बुक सॉल्व करते हो बहुत सारे आपको मटेरियल मिल जाते हैं, तो उनसे भी आप और क्वेश्चन सॉल्व करें। आपकी बुक में तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो और एक्स्ट्रा बुक्स जो है आप प्रेफर करें, सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सभी को जय श्री राम।